Hello everyone, let's have a look at the program for all operations on stack. Stack के ऊपर जो 5 operations हमने डिस्कस किए हैं, push, pop, peep, change and display, उसके ऊपर किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा we will see today in this video. आप देख सकते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है. We start with the header files. सबसे पहले आपकी 3 header files डिक्लेयर होती हैं, #include stdio.h, #include conio.h एंड #include stdlib.h. फिर आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है जिसके अंदर आपको int toss इक्वल टू -1 डिक्लेयर कर देना है. स्टार्टिंग में टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू हमेशा -1 रखी जाती है, ये आपको याद रखना है. और उसके बाद एक स्टैक डिक्लेयर कीजिए int stack of 20, यानी कि एक बड़ा स्टैक डिक्लेयर होगा जिसके अंदर हम 20 एलिमेंट्स रख सकते हैं. 20 एलिमेंट्स पुश एंड पॉप कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर कम एलिमेंट्स इनपुट करवाएंगे, यानी कि स्टैक की लिमिट 20 से कम ली जाएगी. फॉर एग्जांपल 5, क्योंकि 20 एलिमेंट्स आप पुश और पॉप करवाएंगे तो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में काफी समय लग जाएगा, बिकॉज ओवरफ्लो कंडीशन 20 काफी लार्ज है. तो वी विल टेक अ स्मॉल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5, तो वो हमारा ओवरफ्लो कंडीशन कंसिडर किया जाएगा. आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है. void main, ओपनिंग ब्रैकेट्स, 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, int ch, साइज एंड वैल्यू. चॉइस, यूजर से चॉइस पूछने के लिए कि आप कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहते हैं. देन साइज, जो अभी बताया कि आप उसके अंदर कम एलिमेंट्स इनपुट करवाएंगे, और वैल्यू जो यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी. आप यूजर से साइज पूछ लीजिए, printf एंटर द साइज ऑफ स्टैक, scanf %d साइज, उसकी साइज इनपुट करवाइए. यहाँ से आपका डू वाइल लूप शुरू हो जाता है. डू, ओपनिंग ब्रैकेट, ये सभी चॉइसेस हमें यूजर को दिखानी है. 0 to exit, 1 to push, 2 to pop, 3 for display, 4 for peep and 5th is for change. ये 5 ऑपरेशन आप यूजर से करवा सकते हैं. उसके बाद यूजर को ये चॉइस पूछनी है कि आप क्या करवाना चाहते हैं. सो एंटर योर चॉइस. scanf %d ch से यूजर अपनी चॉइस इनपुट करवाएगा. तो स्विच केस यहाँ से हमारा शुरू होता है, स्विच ch. अब इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि यूजर ने केस 0, यानी कि स्विच के अंदर चॉइस की वैल्यू 0 पास की, यानी कि यूजर ने 0 इनपुट किया, तो केस 0 से मैच हो जाएगा और आपके प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा. हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि प्रोग्राम से एग्जिट हो चुका है और वापस से यूजर ने केस 1 यानी कि चॉइस के अंदर 1 पास किया है, यानी कि आपका प्रोग्राम वापस से रोटेट होकर यहाँ पर केस नंबर 1 के अंदर आया. तो अब यूजर से एक एलिमेंट हम इनपुट करवाएंगे, एंटर द एलिमेंट टू बी पुश्ड. तो हम यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 5. scanf %d वैल्यू से वो वैल्यू इनपुट ले लेगा, दैट इज 5. देन पुश वैल्यू एंड साइज. पुश इज अ फंक्शन नेम, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, वैल्यू एंड साइज. वैल्यू इज 5 एंड साइज इज ऑल्सो 5. तो ये फंक्शन कॉल हमारे फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन को चेक करेगा, फिर फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाएगा, void push int वैल्यू int साइज. तो आप देख सकते हैं 2 पैरामीटर्स हमने पास किए हैं. अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने एल्गोरिदम के स्टेप्स भी लिखे हैं और हमारे फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखी है, यानी कि कोड और स्यूडो कोड दोनों दिया गया है. तो आप दोनों चीजें साथ में देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से स्यूडो कोड से, यानी कि एल्गोरिदम से हम यहाँ पर स्टेप्स लिखते हैं. तो सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैक में एलिमेंट पुश करने से पहले हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवानी पड़ती है कि कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है. So what is the overflow condition for stack? If TOS equal to size -1. तो आप स्टेप नंबर 1 देखिए ऊपर, check for stack overflow if TOS equal to size -1. यदि ऐसा है, यानी कि आपके टॉप ऑफ स्टैक बढ़ते 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 टॉप पर पहुंच गया है, तो आपका स्टैक फुल हो गया है, अब आप पुश नहीं कर सकते. तो यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दिखाया जाएगा, printf stack is overflow, स्टैक फुल हो गया है, एंड रिटर्न. एल्गोरिदम में हमने एंड एग्जिट लिखा है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे, प्रोग्राम से बाहर नहीं आना है, इस फंक्शन से बाहर आना है. इस फंक्शन से बाहर आने के बाद यदि पुश नहीं कर सकता यूजर, तो कम से कम पॉप या पीप या चेंज ऑपरेशन तो कर सकता है, डिस्प्ले भी कर सकता है. तो हमें एग्जिट नहीं होना है, याद रखिएगा. एल्गोरिदम में एग्जिट लिखा जाता है क्योंकि हमें उस एल्गोरिदम से बाहर आना है, दूसरे एल्गोरिदम को, पॉप, पीप या चेंज या डिस्प्ले एल्गोरिदम को
एग्जीक्यूट करना है, उसको हम चला सकते हैं। उसके बाद यदि हमारा स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो वी कैन परफॉर्म द पुश ऑपरेशन। हाउ टू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन? तो हमारे सपोज एल्स पार्ट के अंदर जाता है और ओपनिंग ब्रैकेट्स के बाद पहले टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू को बढ़ाई जाती है, तो TOS इक्वल टू TOS प्लस 1। आप देखिए हमने यहाँ पर पहले ही केस के अंदर एंटर होते ही, अब बीच में देखिए केस के अंदर एंटर होते ही यूजर से हमने वैल्यू इनपुट ले ली। वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वो वैल्यू 5 इनपुट ली है, तो वी अज्यूम कि वो पहले से इनपुट किया गया है। इसीलिए एल्गोरिदम के अंदर स्यूडो कोड के अंदर आप देखेंगे स्टेप नंबर 2 दिया गया है, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, दैट इज इनपुट वैल्यू। और स्टेप नंबर 3 जो हमारे कोड का भी हाईलाइट हुआ था, दैट इज इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1 TOS इक्वल टू TOS प्लस 1, या फिर आप TOS प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। TOS प्लस इक्वल टू 1 शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके टॉप ऑफ स्टैक के अंदर वो एलिमेंट पुश हो जाएगा, तो स्टैक ऑफ टॉस इक्वल टू वैल्यू। याद रखिए वैल्यू नाम का वेरिएबल राइट साइड में है, राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर आती है, यानी कि स्टैक के टॉस में फिलहाल हमारे टॉस की वैल्यू -1 थी, -1 प्लस 1 हो गया 0, तो स्टैक के 0 के अंदर हमारी वैल्यू दैट इज 5 पुश हो जाएगी। सिमिलरली एल्गोरिदम के अंदर स्यूडो कोड के अंदर भी यही लिखा गया है, पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक, स्टैक ऑफ टॉस इक्वल टू वैल्यू, और इस तरह से आपका एल्स पार्ट कंप्लीट होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, यानी कि स्यूडो कोड से एग्जिट हो जाएगा। इतना कंप्लीट होने के बाद आपके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जो कि आगे इस पार्ट के अंदर दिया गया है, और ब्रेक होगा। वी अज्यूम यूजर यदि डिफॉल्ट चॉइस सिलेक्ट करता है तो उसे एक मैसेज प्रिंट करवाना है, प्लीज एंटर प्रॉपर चॉइस। स्विच केस यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, प्रोग्राम को लिखने का तरीका। उसके बाद आपका डू वाइल लूप यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये भी प्रोग्राम को लिखने का तरीका है कि जहां पर आपका डू शुरू होता है बिल्कुल वहां पर उसको कंप्लीट कीजिए, और वाइल के अंदर जरूर लिखिए वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक यूजर 0 इनपुट नहीं करता ये प्रोग्राम रोटेट होता रहेगा और एक एक एलिमेंट को पुश और पॉप किया जाएगा। ध्यान रखिए स्टैक के अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट पुश होता है, एक ही एलिमेंट पॉप होता है, साथ में मल्टीपल एलिमेंट्स को पुश या पॉप नहीं करना है, जिस तरह से आप अपने एरे के अंदर एलिमेंट्स को कंटिन्यूअसली इनपुट करवाते रहते हैं लूप के अंदर। स्टैक के अंदर इस तरह से नहीं होता है, यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। इस तरह से आपका मेन फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट अस सी बाकी के हमारे फंक्शंस किस तरह से लिखने हैं। के फंक्शंस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो फंक्शन और ले रहे हैं, पॉप एंड डिस्प्ले। तो आप देखिए पॉप का एल्गोरिदम लेफ्ट साइड पर यानी कि स्यूडो कोड और उसका फंक्शन का डेफिनेशन दी गई है। सिमिलरली राइट साइड में डिस्प्ले का स्यूडो कोड है यानी कि एल्गोरिदम है, और बीच में उसके फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। हम अज्यूम करते हैं कि यूजर ने सपोज केस 2 सिलेक्ट किया, तो स्विच केस के अंदर वापस से मेन के अंदर आएगा। केस 2 सिलेक्ट करने से पॉप फंक्शन को कॉल किया जाएगा। पॉप इज अ सिंपल फंक्शन कॉल जिसका ना कोई रिटर्न टाइप है ना ही अंदर कोई आर्ग्यूमेंट है, तो आप उसका डिक्लेरेशन देखिए वॉइड पॉप और उसकी डेफिनेशन देखिए वॉइड पॉप, ओपनिंग ब्रैकेट्स int वैल्यू। वैल्यू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए जिसके अंदर वैल्यू पॉप होकर बाहर निकलेगी। अब यहां पर जाइए इफ TOS इक्वल टू -1। याद कीजिए कि हम कैसे किस तरह से पॉप कर सकते हैं। पॉप करने का सिंपल तरीका है कि जब एलिमेंट हो तो पॉप कीजिए, जब एलिमेंट नहीं है तो पॉप नहीं कर सकते। एलिमेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि आपका स्टैक खाली है, यानी कि स्टैक इज अंडरफ्लो। So this is the underflow condition for stack if TOS इक्वल टू -1, यानी कि आपके स्टैक में से आपने एलिमेंट निकाल दिए, निकालते निकालते फाइनली टॉप ऑफ स्टैक -1 पर पहुंच गया। बट अभी याद कीजिए हमने एक ही एलिमेंट पुश किया था, अब उसे हम पॉप कर रहे हैं, तो अब हमारे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू थी 0। सो 0 इक्वल टू -1 नो। बट यदि ऐसा होता तो ये अंदर जाता और मैसेज प्रिंट कर देता कि स्टैक इज अंडरफ्लो। यही सेम चीज आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यदि TOS इक्वल टू -1 है तो स्टैक इज अंडरफ्लो का मैसेज यूजर को प्रिंट हो जाएगा और एल्गोरिदम में से एग्जिट हो जाएगा और यहां से रिटर्न हो जाएगा, एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। सपोज हमारे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू -1 नहीं है, जैसे कि हमने अभी एक एलिमेंट पुश किया था फर्स्ट लोकेशन पर यानी कि 0 नंबर के इंडेक्स पर, तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स
वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉस, यानी कि स्टैक ऑफ टॉस में जो भी होगा, स्टैक ऑफ जीरो में जो भी होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल 5 हमने पुश किया था, वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। सो वैल्यू इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉस, हमने वैल्यू नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है int वैल्यू। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखिए कि हमने स्यूडो कोड में इसी तरह से लिखा है परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन वैल्यू इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉस। उसके बाद टॉस इक्वल टू टॉस -1, आप एलिमेंट को पॉप कीजिए, पहले निकालिए और उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक को एक कम कर दीजिए। सो tos इक्वल टू tos -1 डिक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, इस तरह से आपको स्यूडो कोड में लिखना है। एंड printf %d वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू को पॉप किया उसको आप डिस्प्ले करवा दीजिए। सो डिस्प्ले द पॉप्ड एलिमेंट आउटपुट वैल्यू, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आपके इफ पार्ट से बाहर आएगा और इस फंक्शन से भी बाहर चला जाएगा। नाउ वी अज्यूम कि पॉप करने के बाद यूजर डिस्प्ले करवाना चाहता है तो डिस्प्ले वाली चॉइस के अंदर जाएगा। सो केस 3 से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जाएगा। वेरी सिंपल फंक्शन कॉल, नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन आप ऊपर देख सकते हैं और बीच में देखिए void डिस्प्ले होने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा इंटीजर i, जो कि हम हमेशा लूप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट पुश करके डिस्प्ले करवाना है, 2 एलिमेंट पुश हो गए, डिस्प्ले करवाइए, 5 एलिमेंट पुश हुए, डिस्प्ले करवाइए। एक एक एलिमेंट पुश करके, एक एक एलिमेंट को पॉप करके हर बार आपको स्टैक के अंदर डिस्प्ले ऑपरेशन करवाना होगा, ताकि आपको हमेशा स्टैक के करंट एलिमेंट्स के बारे में पता रहे कि आपके स्टैक के अंदर करंटली इतने एलिमेंट्स हैं। यही सेम चीज हमें बाकी सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर जैसे कि क्यू या लिंक लिस्ट के ऊपर भी करनी होती है, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने चेक किया इफ tos इक्वल टू -1। हमने अभी फिर से वही चीज चेक की कि क्या हमारे स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट है। कब हमारे स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा? जब tos की वैल्यू -1 होगी। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर tos कहीं पर भी है, 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, किसी भी लोकेशन पर है, लेकिन -1 पर नहीं है, तो स्टैक में कुछ तो है। पर यदि हमारा tos -1 है तो मतलब पूरा स्टैक खाली है, और जब स्टैक खाली होता है we cannot perform the display operation. So very simple to understand. जब tos इक्वल टू -1 होगा we will not be able to perform the डिस्प्ले ऑपरेशन, इसलिए अंडरफ्लो कंडीशन वापस से इस्तेमाल करनी है डिस्प्ले के अंदर। इफ tos इक्वल टू -1 तो आपके अंदर चला जाएगा स्टैक इज अंडरफ्लो एंड रिटर्न, वही आप राइट साइड में स्यूडो कोड में देख सकते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी हमने एक ही एलिमेंट को पुश किया था या 3-4 एलिमेंट्स को आपने पुश करवा दिया है, तो अब आपको एक लूप चलानी है। एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, स्टैक एलिमेंट्स आर बिलो, उसके बाद फॉर i इक्वल टू टॉस i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि i की वैल्यू टॉस से इनिशियलाइज करनी है। ध्यान दीजिए, हमेशा स्टैक के एलिमेंट्स को ऊपर से डिस्प्ले करवाइए। यदि आपके स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो पहले 2 इंडेक्स वाला डिस्प्ले करवाइए, फिर 1 इंडेक्स वाला, फिर 0 इंडेक्स वाला। क्योंकि समझिए कि सपोज 3 बुक्स पड़ी हैं और मुझे तीनों बुक्स को देखना है, तो पहले मैं टॉप मोस्ट बुक को देखूंगा, उसके बाद उसके नीचे वाली बुक को, और उसके बाद लास्ट वाली बुक को। यानी कि हमेशा टॉप ऑफ स्टैक से डिस्प्ले ऑपरेशन शुरू किया जाता है। फॉर i इक्वल टू टॉस i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी अज्यूम कि हमारे स्टैक के अंदर अभी एक ही एलिमेंट है, तो फॉर i इक्वल टू टॉस की वैल्यू है 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आ जाएगा। और उसके बाद एलिमेंट इक्वल टू %d, यानी कि एलिमेंट इक्वल टू आपका %d मैच होगा स्टैक ऑफ i से, यानी कि स्टैक ऑफ 0 से। तो स्टैक ऑफ 0 पर हमने 5 को पुश किया था, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा और आपके इस फॉर लूप से वापस से एग्जीक्यूट करेगा। सपोज i की वैल्यू -1 की, तो i माइनस की वजह से i की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो, वो उससे बाहर आ जाएगा और आपके इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। यदि आपके स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट आपने पुश किए होंगे तो ये लूप 5 टाइम्स रोटेट होगा और आपके स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा देगा। वी अज्यूम कि हम नेक्स्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं, ब्रेक दो हमारे बाकी के ऑपरेशंस, दैट इज पीप एंड चेंज। पीप का मतलब होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को देखना।
सपोज हमें देखना है कि हमारे स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, और जो चेंज ऑपरेशन है वो सपोज टॉप मोस्ट एलिमेंट को चेंज करने का काम करता है कि हमारे स्टैक के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं और टॉप मोस्ट एलिमेंट को हटाकर दूसरे एलिमेंट को रखना है। नाउ एलिमेंट इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट कि आप उसको निकाल कर दूसरे को रखिए। एलिमेंट मेन मेमोरी में होता है, तो सिंपली जब आप नए एलिमेंट को डालेंगे तो पुराना एलिमेंट ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। सो चेंज ऑपरेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल ऑपरेशन। तो आप यहाँ पर देखिए फिर से आपके सामने लेफ्ट साइड में एल्गोरिदम यानी कि स्यूडो कोड है और बीच में हमारे फंक्शन की डेफिनेशन, और राइट साइड में है वापस से चेंज का स्यूडो कोड और बीच में फंक्शन की डेफिनेशन फॉर चेंज ऑपरेशन। सपोज यूजर ने केस 4 सिलेक्ट किया यानी कि पीप ऑपरेशन, तो पीप इज अ वेरी सिंपल फंक्शन कॉल जिसके अंदर वॉइड पीप दिया गया है। तो वॉइड पीप से ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर जाएगा, अगेन अंडरफ्लो कंडीशन चेक होगी इफ tos इक्वल टू -1। क्यों अंडरफ्लो कंडीशन चेक होगी? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पीप का मतलब होता है देखना। यदि कुछ होगा ही नहीं तो हम देखेंगे कैसे? स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं होगा, व्हाट वी विल सी? पीप का मीन्स होता है पीपिंग करना, टू सी समथिंग। इफ द स्टैक एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल, देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड द स्टैक, व्हाट यू विल पीप? तो पीप के लिए भी हमें पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। इफ tos इक्वल टू -1, स्टैक इज अंडरफ्लो यानी कि स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न करवा दीजिए। वही चीज लेफ्ट साइड में स्यूडो कोड में दी गई है। अदरवाइज आपके एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और एल्स पार्ट के अंदर जाने के बाद पीप करवा दीजिए एलिमेंट को टॉप ऑफ स्टैक वाले को, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है स्टैक के टॉस पर जो भी है, स्टैक के टॉस पर यानी कि अभी हमारा एक ही एलिमेंट है स्टैक का 0 दैट इज 5, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो पीप्ड एलिमेंट इक्वल टू %d स्टैक का टॉस, और यहां से हमारा बाहर आएगा और ये फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ सपोज यूजर कोई एलिमेंट को चेंज करना चाहता है तो केस 5 के अंदर जाएगा, printf एंटर द न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट यूजर से इनपुट करवाइए। तो 0 इंडेक्स वाले पर 5 है, सपोज मुझे उसे 15 करना है, तो scanf से नया एलिमेंट इनपुट करवाइए वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, 15 इनपुट हो जाएगा। चेंज वैल्यू, अब 15 यहाँ पर हमें पास करना है। फंक्शन का डिक्लेरेशन आप देखिए, उसके अंदर हमने 15 पास कर दिया इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ से हमारे इस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जाएगा void change ओपनिंग ब्रैकेट्स int I, दिस वेरिएबल इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, ये हमने रफली अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था। इफ tos इक्वल टू -1, tos इक्वल टू -1 वापस से यही बताता है कि एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो एलिमेंट का होना जरूरी है, यदि वो नहीं है तो आप किसे चेंज करेंगे? तो अगेन यहाँ पर भी हमें अंडरफ्लो कंडीशन ही चेक करनी है। सो द अंडरफ्लो कंडीशन इज इफ tos इक्वल टू -1 then the stack is empty means stack is underflow and return। यही चीज राइट साइड में आप स्यूडो कोड के अंदर देख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपके else पार्ट के अंदर जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट्स stack of toss इक्वल टू वैल्यू। वेरी सिंपल, जो वैल्यू यूजर से हमने इनपुट की थी, देखिए केस 5 के अंदर वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट करवाया था, वो आपके स्टैक के टॉस में जाएगा। टॉस की वैल्यू है 0, सो स्टैक के 0 के अंदर हमारा 15 चला जाएगा और 0 के अंदर जो 5 था, 0 वाले इंडेक्स के ऊपर जो 5 एलिमेंट था उसे चेंज करवा दिया जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द फंक्शन, एग्जिट हो जाएगा आपके एल्गोरिदम से एंड डिस्प्ले ऑपरेशन वापस से आपके इस नए एलिमेंट को डिस्प्ले करवा देगा दैट इज 15 एंड ब्रेक। तो इस तरह से हमारे स्टैक के ऊपर सभी ऑपरेशंस किए जाते हैं, पुश, पॉप, पीप, चेंज एंड डिस्प्ले। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, केवल पुश ऑपरेशन के ऊपर पुश ऑपरेशन करते समय ही ओवरफ्लो कंडीशन चेक होती है। पुश कब नहीं किया जा सकता? जब आपका स्टैक फुल हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है। पॉप, पीप, चेंज एंड डिस्प्ले कब नहीं कर सकते? जब आपका स्टैक खाली है। तो बाकी सभी ऑपरेशंस के अंदर यानी कि पुश के अलावा पॉप, पीप, चेंज एंड डिस्प्ले के अंदर आपको अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। So this is the program for all the operations. We will see the next part in the next video. Thank you so much. Thanks for watching the videos.